हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर तुषार एंड यू आर वाचिंग तुषार सर एकेडमी। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इससे पहले हमने 3 मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला तो था आपका ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद हमने पीडीएच कॉम्प्लेक्स या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया था, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया था, क्रैब्स साइकिल जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके जो टोटल 8 स्टेप्स हैं उनका थॉरो एंड डिटेल स्टडी किया। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड देन पायरुवेट जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वो पायरुवेट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है एंड देन वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम अल्टीमेटली क्या होता है, आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे क्या होता है, इस एसिटाइल कोएंजाइम का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, आपके जो फ्री एनर्जी रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का तो वहाँ पे क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जो आपका क्रैब साइकिल होता है वो अल्टीमेटली डोनेट कर देता है किनको, आपके यूनिवर्सल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को। और वो कौन होते हैं, वो होते हैं NADH एंड FADH2। ठीक है, यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई थी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं, ये मॉलिक्यूल्स की का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स कभी भी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या है, ये एनर्जी रिलीज नहीं, इनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उसको वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करके कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए आपको क्या होगा, आपको एक्चुअल एनर्जी करेंसीज की क्या होगी, ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। मतलब क्या होगा कि इनको आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन में जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको एक्चुअल एनर्जी करेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब समय आ गया है कि जो क्रेब्स साइकिल में आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स बनाए थे उनको अब क्या कर सकें, हम एनर्जी करेंसीज में कन्वर्ट कर सकें ताकि हम उनको डायरेक्टली किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में जहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम उनको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही हम क्रैब साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तो ये बात अपने मन में मत बिठा लीजिएगा कि ग्लूकोज का ही केवल ऑक्सीडेशन होता है आपके क्रैब साइकिल में। यहाँ पर आपके जो 3 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों बायोमॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है या जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रैब साइकिल में ही होता है। ठीक है, लिपिड्स पहले बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम फिर आपका वही जो नॉर्मल आपका सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोसेस है उसमें एंटर करता है। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली क्या डी एमिनेशन करने के बाद आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है और उससे फिर आप क्या करते हैं, उन हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो उनके बीच में होते हैं उन बायोमोलिक्यूल्स के बीच में उनके हाई एनर्जी बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल फिर उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स को डोनेट कर देता है और फिर अल्टीमेटली ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किन के पास आ जाते हैं, आपके NADH एंड FADH2 के पास आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसा लग रहा है फनलिंग हो रही है यहाँ पे। कैसे, 3 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास हाई एनर्जी बॉन्डिंग है या हाई एनर्जी बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स को अल्टीमेटली आपने क्या किया है, ब्रेक करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके उनको एक कॉमन एनर्जी एक्सेप्टर या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है, देखिए कैसे हो रहा है।
ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया आपका, लिपिड हो गया। ये तीनों ही मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं आपके, अल्टीमेटली जो हाई एनर्जी बॉन्डिंग इनमें एग्जिस्ट करती है उनका अल्टीमेटली क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में वो जाते हैं, TCA साइकिल में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद इनका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और उस ऑक्सीडेशन में जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली होते हैं नॉर्मली हर बार, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है ये क्रेब्स साइकिल NADH एक कॉमन एक्सेप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अलग अलग टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनके एनर्जीज को उसने क्या कर दिया है, एक कॉमन जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं उनको डोनेट कर दिया है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, पहले कंप्लीट वेरिएशन था, उसके बाद धीरे धीरे आपने क्या किया, एक जनरलाइज एक्सेप्टर्स तक उन एनर्जीज को पहुंचा दिया है, NADH और FADH2। और उसके बाद ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं या कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अल्टीमेटली फिर कहाँ जाते हैं आपके ETC में, जहाँ पे इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। और अल्टीमेटली फिर क्या होता है यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू। इतनी बात समझ में आ रही है कि सिट्रिक एसिड साइकिल एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो हाई एनर्जी बायोमॉलिक्यूल्स हैं आपके 3, उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके उनके अंदर एग्जिस्ट करने वाले जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करते हैं, एक कॉमन या यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स को डोनेट कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन होते हैं। और वहाँ पे उनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होने के बाद अल्टीमेटली उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आप क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, सेल, आपके सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, या हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है आपका, बाई मेम्ब्रेनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लिपिड बाइलेयर के 2 मेम्ब्रेन मिलते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका जो ये मेम्ब्रेन है आपका, ये हुआ आपका लिपिड बाइलेयर का आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा जो ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन देखते हैं। जो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसको ये आपका साइटोजोल हुआ, साइटोजोल से सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है, जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है वो आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड साइटोजोल को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे कैटायंस, मेटाबोलाइट्स, ठीक है, बहुत सारे कैटायंस हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए, उनको उनके लिए परमिएबल होता है। ये जो लेयर होता है ये बहुत सारे कैटायंस एज वेल एज मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबिलिटी शो करता है। उसके अलावा जितने भी सिग्नलिंग के फंक्शन होंगे, जितने भी सिग्नलिंग के फंक्शन होंगे उसको भी क्या करता है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखिएगा कि इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, आपके इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे आपके बल्जेस मिलते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे, खूब सारे। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना। किसका, आपके इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाना। इनर मेम्ब्रेन जो आपका होता है, ये आपका क्या है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन मोस्टली इम्परमेबल होता है आयंस के लिए, मतलब आयंस तो इससे जा ही नहीं सकते। दूसरा, ये परमिबिलिटी शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, CO2 के लिए, एज वेल एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लिए ये परमिबिलिटी शो करता है, इससे ईजिली ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी आयंस या आयन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये परमिबिलिटी शो नहीं करता है। और ये आपको रीज़न इसका समझ में भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए, तो ये 2 बात समझ में आ गई। उसके अलावा एक रीज़न, एक
काम और क्या है, जो ये सरफेस एरिया इसने बढ़ाया है वो उसका रीज़न क्या है। सरफेस एरिया बढ़ाने का रीज़न ये है कि देखिए जो इनर मेम्ब्रेन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, यहीं पर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करता है, या यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलते हैं। किस में मिलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है हाई एनर्जी एटीपीज का प्रोडक्शन करवाना। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टीमेटली काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम, जो मेजर काम है वो क्या है? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको एटीपी का प्रोडक्शन रेगुलरली करते रहना है। और अगर आपको एटीपी का प्रोडक्शन रेगुलरली करते रहना है तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट है वो आपके पास बहुत एम्पल अमाउंट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप केवल एक सिंपल मेम्ब्रेन अगर यहाँ पे बना देंगे तो वहाँ पे जो आपका एटीसी कंपोनेंट है वो इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें ग्रूव्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी जो नंबर है आपके इनर मेम्ब्रेन में उनका भी अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होते हैं आपके ये बल्जेस या फिर ग्रुप्स मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं अभी तो सीरीज में आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप कभी ये मत समझिएगा कि पहले कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स 2 आएगा मेम्ब्रेन में, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये सब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं आपके रैंडमली आपके क्या होते हैं पूरे सरफेस एरिया में, जो आपका इनर मेम्ब्रेन है उसके पूरे मेम्ब्रेन में रैंडमली क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्योंकि इनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आपस में काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो ईजिली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये एक ऑर्डर में ही आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इनर मेम्ब्रेन का काम है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करवाना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन करवाना। तो वो कब होगा? एक तो पहले आप ग्रुप्स खूब सारे बल्जेस बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी भी बोलते हैं। तो क्रिस्टी के थ्रू क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ता है और हम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका अमाउंट हम क्या कर सकते हैं उसमें बढ़ा सकते हैं, उनका नंबर वहाँ पे बढ़ जाता है। इससे होता क्या है कि अमाउंट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है एटीपी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स का अगर अमाउंट नंबर बढ़ जाएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का जनरेशन करते हैं। और वो कैसे कि जो आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स डेवलप किए थे आपके क्रेब्स साइकिल में, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स NADH एंड FADH2 अब क्या करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रांसमिट कर देंगे और उनके थ्रू रन होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली आपके जो फाइनल एक्सेप्टर है आपके इलेक्ट्रॉन का, कौन? ऑक्सीजन, उसके पास पहुंचते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या होते हैं आपके ऑक्सीजन के थ्रू गेन होते हैं और अल्टीमेटली ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए फिर से मैं उसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, क्या बना था हमारा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्रेब्स साइकिल
ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल तक आते आते क्या होता है, उसका ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया था, और वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने में किस में कन्वर्ट हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ग्लूकोज का तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पे, कब कहाँ तक में, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में क्या हो गया, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीजन का रिडक्शन होना बाकी था, और वो रिडक्शन कहाँ पे होता है आपके, किसके थ्रू होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं आपके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो इसका इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस, जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप क्या करेंगे, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो ये प्रोसेस था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसकी थॉरो एंड डिटेल स्टडी करेंगे, हर एक स्टेप्स की, हर एक कॉम्प्लेक्स की। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।